Hello and welcome to Margdarshan IS. I have analyzed more than 200 UPSC CSE mains PYQs from the General Studies Paper 2 और वो ईयर था 2013 से लेकर 2024 which was the latest paper it came. And honestly speaking, I have seen some high PYQ repetitions from General Studies Paper 2. मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताऊंगा हाउ टू यूज मेंस पीवाईक्यू ताकि आप अपने मेंस के स्कोर को बूस्ट कर सकें. आई विल शो यू फ्यू एविडेंस फ्रॉम द रैंकर्स कॉपी. आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे ये GS2 के पीवाईक्यूज इंटरलिंक होते हैं हमारे और GS पेपर्स के सब्जेक्ट से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, मतलब कि आप एक काम कर रहे हैं लेकिन मुनाफा कई जगह हो रहा है. ये वही पेपर है. हम देखेंगे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे और सोर्सेज और करंट अफेयर्स क्या होंगे. इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप अगर स्किप करेंगे तो ये आपका रिस्क है. लेट अस गो अहेड. उससे पहले वी ऑल नो कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में हमारे पास पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड IR, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम डील करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को हम उठा के हाई PYQ रेपिटेशन के बारे में बात करेंगे. नाउ व्हाट आई हैव डिकोडेड इन द लास्ट 11 ईयर्स ऑफ PYQ एनालिसिस, मैंने ये देखा है कि लगभग सिर्फ 28 ही ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि पूरा 90% सिलेबस इज कवर्ड. मैं आपको दिखाऊंगा वो 28 टॉपिक कौन कौन से हैं. ओनली 28 टॉपिक्स जहां से ये कवर हो चुके हैं. इफ आई विल सेग्रीगेट दिस, देन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के वी हैव ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स. देन IR के टॉपिक जो हैं लगभग 4 हैं. देन गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 करीब है. और हमारा सोशल जस्टिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7. सो कुल मिला के लगभग 28 से 30 टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ना है और जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं. आई विल ऑल्सो शो यू कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. सो आई हैव डिकोडेड द एग्जामिनर्स माइंडसेट. आखिर वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑलराइट. और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं. What are the expected questions from GS paper 2 if you are preparing for mains 2025 और 2026 के लिए irrespective. Now, ये बहुत बड़ा मिथ है एस्पिरेंट्स का कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ NCERT और M लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो क्या हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा. देखिए, पॉलिटी से लेकर हमारे पास और भी ये 3 सब्जेक्ट्स हैं. मैं जब सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा. ये देखते हैं, ये हमारे UPSC मेंस का ट्रेंड है. व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेंड, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कि 2013 से लेकर और 2000 लेट्स से यहाँ पे 2018 तक लिया हुआ है, तो 2018 टू 2024 number of question they are coming from each section. So we have polity, we have social justice, governance and IR. If you will see here, the weightage of polity is huge. और इस huge weightage में you will be shocked to hear 50% question are repeated. When I say repeated, themes are getting repeated. देखो, PYQs कम repeat होते हैं, PYTs ज़्यादा repeat होते हैं. ओके, तो PYTs के बारे में हम बात करेंगे. टॉपिक्स जो हैं वो मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं, थीम्स जो हैं वो मैक्सिमम रिपीट हो रही हैं. यू विल सी हियर 126 मार्क्स, यानी कि पूरा पेपर होता है 250 मार्क्स का, उसमें से मोर देन 50% क्वेश्चन जो हैं वो यहां से आ रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से. हम अभी देखते हैं. तो इसका वेटेज आप देखेंगे इस ग्राफ में एकदम टॉप पर है, नीचे नहीं आया है. विथ रेस्पेक्टिव टू गवर्नेंस के जो क्वेश्चन हैं उनकी वेटेज को बढ़ाई गई है. गवर्नेंस एंड IR. नाउ दिस इज द एविडेंस. ये मैं जो बात कर रहा था, ये कौन है? दिस आर द UPSC CSE 2024 टॉपर्स. ये मैंने लगभग रैंडम रैंक्स उठाई हुई हैं और 100 तक हैं, रैंक 1 से लेकर रैंक 100. AIR1 शक्ति दुबे, देन हर्षिता गोयल, देन अर्चित पराग. सो व्हेन यू विल सी द GS पेपर 2 मार्क्स, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, सो यू विल सी अ पैटर्न हियर. पैटर्न की कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है या कोई भी ऐसा रैंकर नहीं है जिसने 100 से ऊपर स्कोर किया नहीं है. 100 प्लस इज देयर इन GS पेपर 2 एंड द मैक्सिमम वाज, अगर आप टॉप में देख सकते हैं तो 125, देन 124, देन 122,
मैक्सिमम लोग स्कोर कर रहे हैं तीनों जीएस पेपर में से। आखिर क्यों, क्या रीजन है इसका, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। ऑलराइट, सो मैंने आपको एविडेंस दिखा दिया दैट दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पेपर। और रिवॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्कोर आते हैं, रिवॉर्डिंग इसलिए भी है क्योंकि ये एथिक्स में, ये जीएस 3 में, इसका ओवरलैप जीएस 1 में और इसका ओवरलैप जीएस हमारे ऐसे में भी है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। सिलेबस की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टॉट यू गाइज कि पहले सिलेबस है, उसके बाद फिर हमारे PYQs हैं, उसके बाद फिर आपके एविडेंस, यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके टेस्ट्स हैं, ये एक एविडेंस बनकर आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट हैं: गवर्नेंस, कॉन्स्टी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ये, हम सिर्फ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और वो भी M लक्ष्मीकांत से पढ़ के, और फिर हम रेडी हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली द पेपर इज मोर ब्रॉड एंड टॉक्स अबाउट गवर्नेंस, इट टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस एंड IR। चलो IR भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। अगर तुम देखोगे यहाँ ध्यान से, सो जितनी भी बॉडीज हैं यहाँ पे, दीज आर यहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। सेलियंट फीचर्स भी इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वेलफेयर स्कीम्स, यहाँ पर हमारा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस स्टार्ट हो जाता है। देन व्हेन विल कम डाउन, यहाँ तक हमारा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है। ओके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। उसके बाद हमारा आ जाता है IR। व्हेन यू विल सी दिस पार्ट हैज अ बिग रेलेवेंस, बिग ओवरलैप फ्रॉम एथिक्स पेपर। ओके, सो वी विल डिस्कस, जब मैं इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा अभी कमिंग में, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो दिस इज द UPSC CSE syllabus. When we talk about Indian Constitution, it talks about the historical underpinning, the evolution. Evolution कहाँ से कहाँ तक? Evolution में 1919 से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टू 1950 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। फीचर्स क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देन अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं मेजर, एंड देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, एंड आई विल शो यू नाउ। देखिए, मैंने आपसे बताया था ना, देयर आर ऑलमोस्ट 10 to 11 टॉपिक्स जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट, इफ यू विल सी हियर, द मैक्सिमम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से फेडरलिज्म वाला जो सेगमेंट है, फेडरलिज्म, सेंटर, स्टेट, उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, एंड रिसेंट के ईयर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलराइट, सो इफ वी विल टॉक अबाउट, लेट्स से फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, एक तो हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट यहीं पर आ जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत सेंटर स्टेट का भी इसमें कनेक्शन है। ऑलराइट, सो ये रेपिटेशंस काफ़ी हैं। सो व्हेन यू विल सी हियर, अगर हम अपने प्रिपरेशन को इन 11 टॉपिक के सराउंड रखते हैं, तो हमारी जो रिवीजन है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो हो जाएंगे। ऑलराइट, सो व्हेन यू विल सी दिस, आप हायरार्की बना लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद उस हायरार्की में आप सबसे लीस्ट को सबसे बाद में कवर करिए, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। ओके, सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से यू विल सी हियर मल्टीपल रिपीटिशन। व्हेन आई सी मल्टीपल रिपीटिशन मीन्स व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये UPSC CSE 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये हमारा किस ईयर में आया था, ये किस सब्जेक्ट का है, ये टॉपिक क्या है, और ये थीम है। ऑलराइट, व्हेन यू विल सी क्लोजली ऑब्जर्व, ध्यान से देखना, यहां क्या पूछा है 2013 में, आर्टिकल 19 अबाउट व्हाट, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। 2014 में क्वेश्चन पूछा था अगेन आर्टिकल 19, ओके, विच इज व्हाट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा 2015 में आर्टिकल 21, ओके, देन फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, दिस वॉज अबाउट राइट टू प्राइवेसी 2017 में जो जजमेंट आया था, ठीक है, मैं RTP लिख देता हूं यहां पे। उसके बाद राइट टू मूवमेंट, अगेन ये आर्टिकल 19 से क्वेश्चन है,
ठीक। देन उसके बाद क्वेश्चन आ गया है एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 दैट वाज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी आर्टिकल 21 है। फिर से अगर आप यहां देखोगे राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल 21 है। यहां पे भी जो राइट टू प्राइवेसी था वो आर्टिकल 21 था। आपको क्या दिखा इसमें? पिछले लगभग 11 सालों में देयर आर टू आर्टिकल विच हैज बीन एक्सट्रीमली डोमिनेटेड। कौन सा? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, एंड देन आर्टिकल 21 में वी टॉक अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक। सो व्हाई नॉट वी रीड दिस इन वेरी डिटेल एंड डेप्थ। पहले जो क्वेश्चंस इनमें से आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड थे कि जैसे सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट क्या था और वायलेट क्यों कर रहा है हमारे 19 आर्टिकल को। अब अगर क्वेश्चन देखेंगे रिसेंट में जो 2024 में आया है, आपसे पूछ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारे पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहेरेंट प्रोटेक्टेड राइट है आर्टिकल 21 का, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करिए विथ रेफरेंस ऑफ डिस्कसिंग दी डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम एस्टैब्लिशेस पैटर्निटी। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक प्राइवेसी है, राइट। सो यहां पर हमें जजमेंट से रिलेटेड, विच मीन्स यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के ऊपर भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया है। बट माय पॉइंट इज हियर दैट मल्टीपल रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, विच मीन्स कि अगर आप इन माइक्रो थीम्स को देखिए, प्राइवेसी लिबर्टी, यानी कि राइट टू प्राइवेसी से एक तो डायरेक्ट दो क्वेश्चन आए हैं, एक जिस साल ये जजमेंट आया था केएस पुट्टास्वामी और एक ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन 2017 से लेकर 2025 तक प्री में पूछे गए हैं विथ रेफरेंस टू राइट टू प्राइवेसी। ऑलराइट, देन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ 21, आप खुद ही पढ़ लीजिए अबाउट आर्टिकल 1D 1E, देन राइट टू प्राइवेसी, देन राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, वी विल डिस्कस दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। देन आर्टिकल 19। सो मैंने आपको एक दो आर्टिकल बता दिया है विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर यू। नाउ जब हमने जीएस पेपर 2 की एनालिसिस की, वी फाउंड दैट देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। हमें अगर लगता है कि एनवायरनमेंट भाई अगर जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट है तो हम गलत कर रहे हैं। एनवायरनमेंट, द क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग फ्रॉम जीएस पेपर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग करते हैं 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे। क्या था हमारा? द क्वेश्चन वॉज, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया था और एक आया था हमारा गवर्नेंस से। आप देखिए आईआर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस जीएस पेपर 3 में और जो क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में एनवायरनमेंट ओरिएंटेड आ रहे हैं, विच इज फाइन, वो अंडरस्टूड है, लेकिन इस सेक्शन में एनवायरनमेंट को बताने का क्या मतलब है? वो यही मतलब है कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इफ देयर इज सम एनवायरमेंटल इशू, इफ देयर इज सम एनवायरमेंटल एक्शन, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग, पॉलिसी क्या कहती है। तो यहां पर आ रहा है, आप देखिए एग्जांपल 2015 में पूछ दिया था, हाउ कैन बी द रोल ऑफ एनजीओ बी स्ट्रेंथेंड इन द डेवलपमेंटल वर्क प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कि वो ग्रास रूट लेवल पे कैसे बिना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है जनता के साथ, और एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये लोग कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, और इनके साथ चैलेंजेस क्या हैं। फिर 2015 में पूछा था, डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटेल्स लीगल रेगुलेशन, विच मीन्स अगेन यहां पे एनवायरनमेंट कंसर्न है क्योंकि आर्टिकल 21 की बात यहां पे हो रही है। ओके, देन द क्वेश्चन कम्स इन 2018, क्या था कि गवर्नेंस में रिगार्डिंग दी competing sectors and stakeholders have related inadequate protection and prevention of degradation of environment, comment on a relevant illustration, यानी कि environmental governance and policy contradictions, कि सरकार क्या क्या पॉलिसी बना रही है environmental protection के लिए। ऑलराइट, देन उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 2023 में, which talks about IR में। IR में क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस, डिस्कस करिए इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ आईएमओ
इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आपको आईएमओ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 2022 के क्वेश्चन को देखें तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से अपना आर्टिकल 142 भी यूज कर रही है, वो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, और वो खुद ही कह रहे हैं कि मॉडर्न लॉ में सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमारा रहा है वो ये है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दें। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को भूल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट अब पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही है? ये तो काम लेजिस्लेशन का है और जुडिशरी का है, एग्जीक्यूटिव्स का है। ऑलराइट, सो यू कैन सी the relevance here. And recently, in April 2024, Supreme Court has shown a landmark judgment regarding the right against climate as a distinct fundamental human right. यानी कि आपके आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में आप ये जजमेंट मेंशन कर सकते हैं और ये आपका एक केस लॉ बन गया है। सो जब भी इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट में या जीएस पेपर 2 में या जहां पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आएगा, आप सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मेंशन कर सकते हैं, विच विल गिव यू एटलीस्ट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, सो अब जीवन जीने के अधिकार में साफ वातावरण भी रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास साफ वातावरण नहीं रहेगा, अगर हम इन्वायरमेंट की वजह से किसी का रिसोर्स यानी कि कोई एग्रीकल्चर में नुकसान हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो अब वो एक मूल अधिकार बन चुका है। ठीक, आप कोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह का कहना है। ठीक, ये क्या है? इक्वालिटी कैन नॉट बी फुली रियलाइज विदाउट ए क्लीन एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक समाज के एक वर्ग के लोगों को सिर्फ एक राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट राइट टू क्लीन सबको चाहिए। ऑलराइट, सो अ ब्रेथ, ये हार्वर्ड स्कूल में भी मेरे ख्याल से पब्लिश हुआ था। विथ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स प्रोटेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो कंटेंट लिखा है ना, ये एज इट इज आप अपने आंसर्स में, अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। ये है वो केस जहां पे जिक्र हो रहा है, एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया है कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट अंडर आर्टिकल 21 एंड 24। इससे पहले ये 1994 में जिक्र हुआ था, फिर एमसी मेहता केस 2000 में जिक्र हुआ था। आप एज इट इज इसको पढ़िए, बहुत अच्छा कंटेंट है ये। ओके, सो नेक्स्ट द पीवाईक्यू रेपिटेशन में नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंस कमीशन। 2013 में द क्वेश्चन दे आस्क्ड, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन। क्या पूछ रहे हैं ये लोग? लोकल गवर्नेंस के टर्म में पूछ रहे हैं एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। देन 2018 में दे आर आस्किंग कैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ था भाई, एंड हाउ वुड यू नो अबाउट द टर्म रेफरेंस रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, रोल क्या है इसका और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। 2021 में ये पूछ दिया था कि हाउ हैव द फाइनेंस कमीशन, recommendation of finance commission enables the state to improve their fiscal position। तो आप जस्ट इमेजिन इफ समबडी इज गिविंग एग्जाम इन 2021, वो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 में, और उसने अपने पीवाईक्यूज का होमवर्क किया हुआ है 2013 में, 2018 में। डोंट यू थिंक कि वो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आंसर कर देंगे? क्योंकि अगर हम फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये थोड़ी पढ़ेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या है, हम वो भी पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या है, हम वो भी पढ़ेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट क्या है, हम इसके चैलेंजेस भी पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि स्टेट ओरिएंटेड फाइनेंस कमीशन का क्या रोल रहता है, कितनी ग्रांट्स देता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स और जजमेंट्स क्या क्या हैं, हम ये सब भी तो पढ़ेंगे एंड फिर अपने हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। When you will see here this question, nature of Indian federalism, you will see a huge repetition in Indian federalism model as well. 2014 में you will see about, it talks about center state relations. ठीक है, सेंटर स्टेट हमेशा तीन चीजें आती हैं आपके फेडरलिज्म में, एक आती है कोऑपरेटिव, एक आती है कॉम्पिटिटिव और एक आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड देन देयर इज अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सो these three type of federalism UPSC has already asked। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा
हाउ डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हेल्प्स शेप द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? ओके, सो लेट्स से सेंटर स्टेट रिलेशन यहां पर बात हुई, फिर यहां पर भी वही बात हो रही है, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली इन रिसेंट ईयर। आप बताइए कि कैसे शॉर्टकमिंग को रिड्यूस कर सकता है हमारे। देन आर्टिकल 370 एंड फेडरलिज्म, देन जुडिशियल डॉक्ट्रिन इन फेडरलिज्म। ओके, सो ये देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डायरेक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग, सो सिलेबस उतना ही है, क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड इफ योर होमवर्क इज नॉट डन, देन आप मेंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। व्हाई वुड यू नॉट प्रिपेयर अ टॉपिक ऑन अ होल कंटेंट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? व्हाई वुड यू नॉट प्रिपेयर सेंटर स्टेट के बीच में क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? व्हाई वुड यू नॉट प्रिपेयर कि सरकार या फिर राज्य सरकार सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस ले आई है, जैसे कि जीएसटी आ गया है हमारा, ठीक है, ये हो गया। नाउ separation of powers between different groups, disputes redressal mechanism, when you will see here huge repetitions from judiciary, it's always judiciary versus the executives and legislatives। ये पूरा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ वर्सेस दिया है कि जुडिशियरी, जैसे जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, देन कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 टॉक्स अबाउट। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कुछ कुछ केसेस में खुद ही न्याय देने लगते हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव एंड एक्ट एज एन लेजिस्लेटिव, और उन्होंने पॉलिसी बना दी विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। उससे पहले किसी के पास दिमाग नहीं आया, न लेजिस्लेटिव न एग्जीक्यूटिव के पास, कि हम ऐसा कुछ निकालें विमेंस के फेवर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर्स को, डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज किया और कंप्लीट जस्टिस दी उसमें। सो व्हेन यू विल सी हियर इट्स वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि आपको सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर कंटेंट प्रिपेयर करना है और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, यू हैव टू फिगर इट आउट। फिर मैंने ये देखा है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है उसमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हाँ, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है आपके ऑर्डिनेंस के ऊपर, ठीक है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव का काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा आया है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और स्टेट सीएम के बीच में जो टसल होती है, जैसे कि अभी तमिलनाडु में जो इशू हुआ, वेस्ट बंगाल में थोड़े दिन पहले इशू हुआ था, ये बहुत रेलेवेंट है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में ऑर्डिनेंस और गवर्नर को लेके इश्यूज हैं। और अगर जुडिशरी की बात करें तो बहुत ब्रॉड एंगल है जहां पर हम चेक्स एंड बैलेंसेस बात करते हैं, जो 3 एंगल मैंने आपको बताए हैं वो, ठीक। नाउ व्हेन यू विल मूव अपर, यहां पर भी लाइक जुडिशरी, अगर हम सिर्फ जुडिशरी की बात करें तो पीआईएल से रिलेटेड, देन अपॉइंटमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, देन जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ओके। और जुडिशरी का रोल सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर और बेसिक लाइक अपॉइंटमेंट में नहीं है, जुडिशरी का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी है, ठीक है, जहां पर हम लोग केशवानंद भारती केस को देखते हैं। व्हेन यू विल सी हियर द एग्जीक्यूटिव, मैं आपको कुछ हाईलाइटेड थीम बताता हूं, ये देखिए, सीएजी 2016, सीएजी 2018 एंड सीएजी 2024 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पे पिछले 10 सालों में आप मान लीजिए repetition of 3 question, just think about those people who are preparing for mains 2024 and they have done their homework this 2016 and 2018, don't you think they will be able to write a great answer? Don't you think कि अगर ये 15-10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 6 मार्क्स 7 मार्क्स पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे अपने लिखने के लिए। क्या पूछा ही है, रोल ऑफ सीएजी इन एक्सपेंडिचर ओवरसाइट, ठीक है। सीएजी सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, लेकिन वो एक तरीके से प्रोपराइटरशिप भी है, मतलब एथिकल पर्सपेक्टिव भी देखता है। बाकी 2016-17 में क्वेश्चन आ चुका था इस पे, ठीक। देन यहां देखिए, पार्डनिंग पावर एंड जुडिशियल डिलेज, एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रेसिडेंट के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलराइट, सो दीज आर द हाई रिपीटेटिव क्वेश्चंस द यूपीएससी हैज बीन आस्किंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीएजी, सो सीएजी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसके पावर से, ज्यूरिसडिक्शन से, प्रोप्राइटी वर्सेस लीगैलिटी क्या होती है, आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़िएगा जरूर। गवर्नर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, आर्टिकल 200 क्या है, मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस का पावर क्या है, जहां पर हम बात करेंगे ये वाला,
ठीक है, दिस पार्ट द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में इसमें आ जाएगा। देन प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी, कैबिनेट की फंक्शनिंग कैसी होती है, कैबिनेट की साइज क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल रोल क्या है, लिमिटेशन कंट्रोवर्सीज क्या है, एंड देन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स ओवरसाइट ऑफ रोल, जैसे रोल ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल कमिटी, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। दीज आर द फ्यू फोकस एरिया, एविडेंस बेस्ड है, आप पढ़ सकते हैं। ये रैंकर ने अपनी नोट बनाई है। यू विल सी हियर कि सीएजी के ऊपर क्या लिखा है। ये एक स्टैटिस्टिक, ये एक स्टैट मेंशन कर दिया है कि सीएजी प्रोवाइडेड इन 1935 एक्ट, 1971 में न्यू एक्ट आया था। देन गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स है, स्टेट एंड सेंट्रल है। देन अपॉइंटमेंट क्या है, देन इसका टेन्योर क्या है, ठीक। देन ड्यूटीज एंड पावर्स क्या है सीएजी की, ओके, रोल क्या है सीएजी का, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है सीएजी से रिलेटेड। नाउ ऑडिट ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल में कैसे ऑडिट करता है सीएजी, वे फॉरवर्ड क्या है, इन्होंने recommendations लिखी हुई हैं। देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड इन इट दैट सीएजी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड बाय एक्सप्लिसिटली मेकिंग ये, ऑलराइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू राइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज गवर्नेंस। अगर हम इसके रिसोर्सेज की बात करें, यहां तक तो आप डेफिनेटली अपने जो हमारे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से क्लास 11-12 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत यहां आपको मदद कर सकती है, ठीक है, एटलीस्ट 80% का कंटेंट मदद कर सकता है आपको एम लक्ष्मीकांत का, प्लस न्यूज, करंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिज्म काफी ज्यादा है, तो करंट एग्जांपल्स मेंशन करने होते हैं, केस लॉज, जजमेंट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, कमिटी, कमीशंस, ऑलराइट। ये अब आते हैं हम लोग गवर्नेंस में। व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नेंस, दिस हैज अ ह्यूज ओवरलैप इन योर एथिक्स पेपर। एथिक्स में काफी इसका ओवरलैप है। कैसे ओवरलैप है ये देखिए। अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं, सिर्फ ये है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस टॉक्स अबाउट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जो कि इसका सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। यहां से क्वेश्चन ये देखिए, गवर्नेंस, चैलेंजेस एंड एथिक्स, सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये लगभग ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एथिक्स में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है और ओवरलैप करते हैं। Just look at the ethics syllabus. This talks about the public service values, ethics in public administration. Just look at this. This has extremely overlap from here. ठीक है, ये डायरेक्टली आप रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, देन उसके बाद ये है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही वही हुआ है ना। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, लॉज एंड एथिकल डायलेमाज, ऑलराइट। सो सजेशंस मेरा ये रहेगा कि अगर आप पहले एथिक्स, गवर्नेंस के पहले अगर आप एथिक्स पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उतना भी लोड नहीं है, आप गवर्नेंस भी पढ़ सकते हैं और एथिक्स के टाइम पे आपको मदद भी करेगा ये, ठीक। तो गवर्नेंस के लिए देखिए, एम लक्ष्मीकांत की ही एक गवर्नेंस की किताब आती है, ठीक है, जो उनकी अपनी बुक थी। एम लक्ष्मीकांत की ही गवर्नेंस के ऊपर किताब आती है। हमारे डीडी बसु की एक किताब है गवर्नेंस के ऊपर, ये है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको योजना प्लस कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, ये काम आएगी, 100% काम आएगी। योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन 22 रुपए की मैगजीन आती है, उसको आप महीने में एटलीस्ट फटाफट एक रीडिंग तो ले ही सकते हैं और बहुत मदद करेगी, ठीक है। वहां से आपको काफी कुछ मॉडल्स पता चल जाएंगे। Alright, so when you will see here, maximum question they have asked from the constitutional, statutory, regulatory and quasi-judicial bodies, then government policies and scheme, ठीक है। मैं आपको एक इसमें पैटर्न बताता हूँ, how they are asking questions, okay? So ये देखो, discuss the role of CCI। तो आपको ये पता होना चाहिए कि statutory bodies होती क्या है। statutory body होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि आती हैं हमारे पार्लियामेंट के, मतलब पार्लियामेंट में पास करे हुए बिल से जो एक्ट बनता है। ये वो बॉडीज हैं जो कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में इनको एक्ट के थ्रू, अधिनियम के थ्रू ले आया गया था। तो जैसे हमारी सीसीआई है, जैसे हमारी एनएचआरसी है, हमारी एनएससीएससी है, देन वी टॉक अबाउट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, देन लोकपाल है। ये हमारी लगभग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस question, these question in 2013 they just once asked Lokpal,
ये लोकपाल बिल और लोकपाल के ऊपर पूछा है, और वो भी इसके एथिकल गवर्नेंस के ऊपर पूछा है. इट हैज ओवरलैप्स इन एथिक्स. ये देखो, रोल ऑफ एनएचआरसी 1. फिर यहां आप देखोगे ह्यूमन राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये 2. एंड फिर यहां देखोगे 2021 में अगेन 3 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस. एक 2000 पूछा 14 में, एक पूछ रहा है 2018 में, और एक पूछ रहा है 2021 में. बट द क्वेश्चन आस्किंग मतलब तरीका कुछ डिफरेंट है. 14 में आपसे पूछ रहा है कि India has been most effective when it tasks inadequately supported by the other mechanism that ensure accountability. So in the light of above observation, आप पूछा रोल ऑफ एनएचआरसी एज एन इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द जुडिशरी एंड अदर इंस्टीट्यूशन. तो ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ जुडिशरी, मतलब कि एक न्याय व्यवस्था का काम करता है. फिर ये देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस कमीशन फॉर द वुल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन. ठीक है, इज इट मर्ज ऑल कमीशन अंडर अम्ब्रेला ह्यूमन राइट कमीशन. मतलब कि बहुत सारे वुल्नरेबल कमीशंस हैं, उसके अंदर कमीशंस बनाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एक दूसरे में ओवरलैप कर सकता है. क्या हम मतलब एक ह्यूमन राइट के ही अंदर मल्टीपल कमीशन बना दें? तो एक ये पूछा है. फिर उसके बाद पूछा है कि भाई क्या स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, और सजेस्ट करिए कुछ रेमेडियल मेजर विथ रिमिक्स टू ह्यूमन राइट कमीशन. ओके, तो एक तो आपका बॉडी आ गया, तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है. यू नो हाउ टू डू द ब्रेनस्टॉर्म. सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज कितनी हैं, लगभग मान लीजिए 1 2 3 4 5 6. फिर आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं इस स्टैट्यूटरी बॉडीज में. आपने देखा कि एनएचआरसी से आ चुके हैं, आपने देखा सीसीआई से आ चुके हैं, देन एनसीएससी से आ चुके हैं, देन विमेन एम्पावरमेंट से आ चुके हैं, लोकपाल से आ चुके हैं. इनको तो आपको रिवाइज और पढ़ना है ही, आपको ये भी देखना है कि कौन से नहीं पूछे गए हैं, उनको भी पिक करना है. ठीक है, इन सेम फॉर्मेट में उनके लिमिटेशंस, उनके रोल्स, उनके क्या इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, क्या वो प्रॉब्लम टैकल कर पा रहे हैं रियल वर्ल्ड का. ऑलराइट, these are the few questions. Now, when we talk about government scheme, policies and intervention, there have been questions on Gati Shakti, direct benefit transfer, वॉश स्कीम. ये वॉश स्कीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. ये प्री में भी और मेंस में भी बहुत कई बार पूछा गया है वॉश स्कीम. ऑलराइट, विच विच इज रियली वेरी वेरी रेलिवेंट हियर. तो ये जो चीजें हैं जैसे आधार हो गया, एनपीआर, एफडीआई. नाउ द डिमांड इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नेंस चैलेंजेस. आपको ये भी देखना है कि अगर कोई स्कीम है, लेट्स से दिस इज अ स्कीम, इससे रिलेटेड इसके कौन सी बेनिफिशरीज को ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग बेनिफिशरीज. देन उसके बाद क्या ये इंक्लूसिवनेस इंश्योर कर रहे हैं, मतलब कि इक्विटी है, या फिर कोई चैलेंजेस है, या फिर किसी एक ही सेगमेंट पे पूरा जोर दिया गया है. ऑलराइट, नाउ हाउ आर दे बैलेंसिंग दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके, लेट्स से गति शक्ति योजना है, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि हम अचीव कर पाए अपनी गोल ऑफ कनेक्टिविटी. ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमने ये ट्रेंड देखा है कि 2014 से लेकर 2024 तक पहले क्वेश्चंस पूछता था कि मतलब एक तरीके से वेलफेयर ओरिएंटेड, ट्रांजिशन फ्रॉम वेलफेयर सेंट्रिक डिलीवरी. यू नो, अगर हम पहले था वेलफेयर सेंट्रिक डिलीवरी, मतलब कि यार इनका कल्याण होना चाहिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है आउटकम बेस्ड, कि भाई वेलफेयर किसी का भी हो, क्या आउटकम आ रहा है या नहीं. तो आप लिख सकते हैं अपने मेन आंसर में कि द ट्रांजिशन ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम इज फ्रॉम एम्फसाइजिंग ऑन द वेलफेयर सेंट्रिक डिलीवरी टू द आउटकम बेस्ड अप्रोच, जो कि हमारी फिलॉसफी को शो कर रहा है, जो कि हमने किया था 1991 के रिफॉर्म्स के टाइम पे कि हमें आउटकम चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, रेलवे रिफॉर्म्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें एक हमारा यूपीएससी जो है वो टेस्ट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या हम सोशल इक्विटी देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं. विच मीन्स कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या किसी एक ही सेगमेंट की हो रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की हो रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की हो रही है, क्या वो बच्चों की और जो वुल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी नहीं हो रही है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसी को कहते हैं जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है. ऑलराइट गाइज, तो ये देखिए ये हमारे L2 नोट्स हैं.
L2 नोट्स जो हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं पीवाईक्यू अस्त्रा का, ये L2 नोट्स है जहां पर आपको उसी क्वेश्चन का डिटेल इंसाइट मिलेगा कि क्वेश्चन जो है वो क्या बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं और अपने आंसर के लिए आपको यहाँ पे ये कंटेंट मिलेगा। इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीपीपी कोऑर्डिनेशन, स्टेट लेवल अलाइनमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेटा शेयरिंग, दीज आर दी आंसर एनरिचमेंट वेयर आप अपने आंसर में लिखते टाइम यूज कर सकते हो। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डीबीटी, डीबीटी क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ये आंसर एनरिचमेंट उसका है कि भाई क्या इसमें स्टेप्स होने चाहिए ताकि ये स्कीम और बढ़िया हो सके, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसके, तो ये पॉइंट्स मेंशन्ड है ऑलरेडी। ऑलराइट, सी रैंकर्स ने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ये स्कीम है आपकी, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन, फाइनेंसिंग, रिसर्च के ऊपर क्या स्कीम है, फाइनेंस के ऊपर क्या स्कीम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर है, विमेन के ऊपर क्या स्कीम है, कोलैबोरेशन में क्या है तो वो क्या स्कीम है, रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म, then equity and inclusion में holistic reform, alright, then smart policing में क्या है, how they have mentioned about issues with police system, slow progress है, infrastructure problem है, suggestions क्या है, alright, so these are the few notes। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देख के आप इसमें से बनाइए, नहीं, मेक योर ओन नोट्स, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, जो हमारा गवर्नेंस का ये वाला सेक्शन था, यहाँ पर एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है, पहले हम था कि व्हाट इज द स्कीम अबाउट, यू नो, पहले स्कीम के बारे में पूछता था, अब पूछ रहा है कि हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग, कि अब जो आपकी स्कीम है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या रिफॉर्म्स इसमें चाहिए। ऑलराइट, सो चैलेंजेस, रिफॉर्म एंड हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, ये नोट्स हैं हमारे, ये देखिए, ये 100 वेज यूपीएससी आस्क ये आपने डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हर एक सब्जेक्ट जीएस पेपर के हमने डिस्कस किया हुआ है कि आखिर किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ऑलराइट, सो लेट अस लुक हियर, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, 100 वेज यूपीएससी आस्क, ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑलराइट, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, अभी जैसे हमने पॉलिटी का किया था। ऑलराइट, नाउ अगर हम लेवल 1 पे जाते हैं, लेट्स से दिस इज लेवल 2, लेवल 3, ये आपका नोट्स है। अगर आप मार्गदर्शन आईएएस के वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट ऑल दीज नोट्स वेरी अफोर्डेबल। तो जीएस पेपर 3 का ये नोट्स अवेलेबल है, यू नो, एथिक्स का है, एसए का है, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, ऑल हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल्स। यू गो एंड एनालाइज इट, जाओ और उसको अभी डाउनलोड करो और देखो कि अपने पीवाईक्यूज को अपने स्ट्रॉन्ग करो और हाई रिपीटिशंस को अपने टारगेट करो, ठीक। साइमल्टेनियसली अगर ये है वीडियो लेक्चर का प्रोग्राम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने डिकोड किया और उस पर वीडियो लेक्चर्स क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे इसका डेमो लिंक भी दिया हुआ है, एंड ये डेमो लिंक है, आप पीडीएफ सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, और जितने भी पेपर हैं हमारे, लगभग 18 to 19 पेपर हैं जीएस मेंस में, तो हमने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है और इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इन मोर डिटेल। ऑलराइट, सो यू कैन गो हेड एंड बाय नाउ आप कोड यूज कर सकते हैं मेंस पीवाईक्यू, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड टू गेट दिस, ये नोट्स तो आप ले ही लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर लेवल के ये नोट्स हैं जहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। यू नो, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, दीज आर द थिंग्स विच यू विल गेट इनसाइड, ठीक है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि दीज आर दी ग्रास रूट एम्पावरमेंट, दीज आर दी ग्रास रूट मैकेनिज्म, यानी कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है ये इवॉल्विंग नेचर ऑफ सेंटर और स्टेट यहाँ से दिखता है हमें। सो ध्यान से देखोगे तो पिछले लगभग 2013 से लेकर 2020 तक में, रिसेंट में इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है माइक्रो फाइनेंसिंग से, बट रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे अगर आप ये एंगल पूरा पांचों तैयार कर लेते हो ना, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ रेफरेंस टू रूरल एम्पावरमेंट, देन रोल क्या होता है, देन पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कैसे ये सपोर्ट करते हैं, देन ये देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रूरल पार्टिसिपेशन एंड रूरल एम्पावरमेंट,
ऑलराइट, ऑलमोस्ट इक्वल सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज डिफरेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। ऑलराइट, सो ये आना ही आना है क्वेश्चन, क्योंकि ये गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो पहले क्या होता था कि ये लोग क्वेश्चन पूछते थे रिलेटेड टू दी अकाउंटेबिलिटी, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इधर भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, ये लोग पूछ रहे हैं कि काइंड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कैसे इनका रोल जो है वो इम्पोर्टेंस है, एसएचजीज, एनजीओज, ठीक है, सिविल सोसाइटी, अब इनका रोल कैसे इम्पोर्टेंट है, किन चीज़ों में, हमारे पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, और किन चीज़ों में, हमारे इन्वायरमेंट एक्टिविज्म में, ठीक है, इन्वायरमेंट एक्टिविज्म में बहुत बड़ा रोल है इनका। दूसरी चीज़ विमेन के एम्पावरमेंट में। So these are the few questions which I think आपको फोकस करना चाहिए, और they are really very very relevant. तो ये है हाई PYQ repetitions. See how the rankers have made the note. India has इतना SHGs, 88% of women, ये डेटा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कुडुम्बश्री, सोशल, एंड देन जेरिका, उड़ीसा में क्या है, माइज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम क्या है, ऑलराइट, कंक्लूजन क्या है, इंट्रो क्या है, माइक्रो फाइनेंसिंग, एंटी पावर्टी कैसे हो सकता है, कोलेटरल फ्री होता है, सेविंग होता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरनमेंट, ठीक, देन शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, ये कैसे रेडी हो रहे हैं। ये जो रैंकर हैं ये 2023 के रैंकर हैं, ठीक है, लेकिन 2023 से पहले माइक्रो फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आए, लेकिन जब ये एग्जाम दिए थे उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस रैंकर ने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं यहाँ से देख के, ये सारी चीज़ें देख के, ओके, इश्यूज क्या हैं, एनजीओ का एग्जाम्पल्स क्या हैं, ऑलराइट, ई गवर्नेंस अगेन। अच्छा, पहले जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता था अबाउट माइक्रो फाइनेंसिंग, तो ये लोग काफ़ी मतलब नाउ रिफॉर्म बेस्ड में काफ़ी जा रहे हैं कि रिफॉर्म सजेस्ट करिए माइक्रो फाइनेंसिंग में, कैसे हम इम्प्लीमेंट चीज़ें करवा सकते हैं पॉलिसी ओरिएंटेड, ऑलराइट, so these are the few relevant trend. Now let's move ahead to e-governance. See, e-governance has been extremely important when we talk about so e-governance का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैसे लोग डिजिटल एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, डिजिटली न्याय मिल पा रहा है, डिजिटली प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं। ई गवर्नेंस का जो मॉडल है वो अगेन कि कैसे हम जस्टिस दे पा रहे हैं, कैसे जो काम है वो मतलब डिले नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो इक्विटी क्या यहाँ पर भी हो रही है, सबको मौका मिल रहा है। सो दीज आर द फ्यू सेगमेंट्स जहाँ पे ई गवर्नेंस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो व्हेन यू विल सी हियर अगेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्किंग विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, डीबीटी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन ई गवर्नेंस, चैलेंजेस इन आईसीटी इन इम्प्लीमेंटेशन, ये आईसीटी दे देखिए, आईसीटी, दिस टॉक्स अबाउट द आईसीटी, ओके, एक्चुअली इसका क्वेश्चंस मेंस में भी आया हुआ है स्टेट पीसीएस के, मैं भी गुजरात का देख रहा था, मैंने भी यूपी का देखा, तो आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ओके, देन डिजिटल रिवॉल्यूशन, सो इट शोज कि कैसे इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है, डिजिटल लिटरेसी में बैरियर कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, और आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि भाई सिक्किम, तमिलनाडु, केरला, ये लोग लिटरेट हैं, इतने ज़्यादा लिटरेट हैं, तो इनके यहाँ क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई थी। नॉर्थ इंडिया में इलिटरेसी ज़्यादा है, डिजिटल बैरियर अगर है तो वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऑलराइट। नाउ ये तो ई गवर्नेंस पे था, एंड देन अगेन L2 नोट्स में आपको इसके कंटेंट पूरा का पूरा मिलेगा, सर्विस डिलीवरी मॉडल क्या है, ई गवर्नेंस होता क्या है, आपको मैप मिलेगा, देन सी हाउ अबाउट दी आईसीटी वर्क्स, एंड देन दीज आर दी डेटा पॉइंट, डेटा फैक्ट्स, जिसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग मैगजीन में जाना पड़ता है, अब नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। हाउ रैंकर हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट, ई गवर्नेंस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस क्या है इसके, चैलेंजेस क्या हैं इसके, उसके बाद वेरियस इनिशिएटिव्स क्या हैं गवर्नमेंट की, देन अचीवमेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल में क्या चल रहा है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट क्या है, ऑलराइट। सो देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सो दीज टू थिंग्स, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं विथ रेफरेंस टू गवर्नेंस एंड विथ रेफरेंस टू दिस रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, दिस हैज़ हाई ओवरलैप इन एथिक्स पेपर, और यहाँ वहाँ का कंटेंट आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ का कंटेंट आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, रियली वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, और इसीलिए एस्पिरेंट्स जो हैं वो इन हाई प्रायोरिटी माइक्रो थीम को एनालाइज कर लेते हैं एंड देन दे गो ऑन। सोशल जस्टिस इज ऑल्सो ओवरलैप विथ योर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, व्हेन यू विल रीड इंडियन सोसाइटी में पावर्टी,
when you will read Indian society में hunger, when you will read Indian society में issues related to children, you know, then you can definitely use these content here and then मेक अ गुड कॉन्टेंट, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, यानी कि आपका डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट बच सकता है. सो व्हेन यू विल सी हियर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बार पूछा गया है. अब अगर आप इसी को देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द ऑटोनॉमी ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, देन इंडियन हायर एजुकेशन, देन प्राइमरी एजुकेशन एंड देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Okay, so it's our duty, our responsibilities to track all these questions, write all the micro themes and make a comprehensive notes related to it. All right, now health. Again, when we talk about health, then what are the millennium development goals, public private partnership क्या है, ये सबसे मोस्ट इग्नोर्ड एरिया है यूपीएससी एस्पिरेंट का, द सोशल जस्टिस पार्ट. Okay, this part has been covered from Yojana magazine, from Kurukshetra as well, plus your current affair जो आप weekly magazine चल रही है वो, and then PYQs and all. ये मतलब ये बहुत इशू बेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा इशू बेस्ड है, और करंट में सिचुएशन है क्या, गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग रिलेटेड टू इट, ये आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, adequate healthcare policy need particularly in the field of geriatric and maternal health care. मैं आपको बता रहा हूँ योजना मैगजीन में इसका आपको आंसर मिल जाएगा. The kind of scheme government is playing, because these are the related issues what the government is focusing on. Okay, health for all in India, and Prime Minister नरेंद्र मोदी has talked about in मन की बात, और जब हेल्थ के लिए उन्होंने कोई स्कीम निकाली है. Yes, hunger and poverty has been a dominating question, not in GS paper 2 but in GS paper 1 as well. This has also overlap in your economy paper. Economy में भी काफ़ी इसका overlap है, because this talks about the indices, this talks about your human development, this talks about the multi-dimensional poverty index में भी ये hunger और poverty का काफ़ी रोल पड़ता है. Alright, so again यहाँ पर भी हमारी women micro financing से related काफ़ी कुछ अगर आप notes देख सकते हो. See this point. The question, it came in 2021. No, this 2021, it talks about the gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women self-help group. Okay, so ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी या फिर गवर्नेंस के क्वेश्चन को आप वहीं यूज कर सकते हैं. नो, यू कैन यूज हियर एज वेल. ओके, सो अगेन रिसेंट में 2024 में क्वेश्चन आया था, पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल, एडवर्सली इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या क्या है बताइए, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हियर इज द IR. ठीक है, सी जो मैंने PYQ अस्त्रा वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए हैं उसमें हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. सो इन वन सिंगल वीडियो आई कैन नॉट like discuss, then give you analysis and give you high priority expected themes, but keep following our channel. आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे कंटेंट बहुत मिलेंगे, और ऐसे कंटेंट बहुत लोग निकालते भी नहीं हैं. ठीक है, यही असली तरीका है हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट IR, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ आवर सिक्योरिटी पार्ट. जो हमारा GS पेपर 3 में सिक्योरिटी का चैप्टर है, दिस वेरी वेरी रेलेवेंट. नाउ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, आई विल शो यू समथिंग विच, अच्छा यहाँ देख लो कि अफेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, इंडियन डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बायलैटरल रीजन एंड ग्रुपिंग. अब यहाँ देखोगे यू विल शॉक टू सी हियर फ्यू मैसिव रिपीटिशन. जब मैं मैसिव रिपीटिशन की बात कर रहा हूँ वो क्या है. नाउ here तमिलनाडु फैक्टर इन इंडिया श्रीलंका, तो ये हमारा तमिलनाडु फैक्टर आ गया. उसके बाद तमिलनाडु का फैक्टर इंडिया श्रीलंका है. ओके, सो दिस इज तमिलनाडु एंड श्रीलंका रिलेशन, SL लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर आ गया हमारा श्रीलंका अगेन. सो 2013 में एक क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, and then 2022 में they have asked. Okay, now when you will see here Maldives they have asked in 2013, and again recently they have asked this question in Maldives.
ओके, नाउ ये तो आपको दिख गया ना। उसके बाद सार्क कंट्रीज में अगर आप देखोगे, सो बैक टू बैक 2016 में पूछा है और 2018 में। यहाँ पे सार्क वर्सेस बिम्स्टेक और इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और यहाँ पे सार्क कंट्रीज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो रही है। एंड दिस पेपर इज इक्वली ओवरलैप्स विथ योर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी पहले पढ़ लीजिए, सिक्योरिटी को पहले पढ़ लो आप, उसके बाद आईआर को पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। Alright, now when you see here India Pakistan relation through soft power, and here you will see there is a question on India Pakistan through soft power, and then project this question also has a Pakistan connection, ठीक है, because it talks about the growing Pakistan are not conducive for the future of SARC, because SARC countries में तो खैर वो आ ही जाएंगे। ठीक है, सो when you see here huge repetitions, why would we not actually work towards it? और ये सारी की सारी करंट ओरिएंटेड हैं। ठीक है, रिसेंटली मालदीव्स का इशू हुआ तो क्वेश्चन पूछ लिया था, देन श्रीलंका में जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो क्वेश्चन पूछ लिया था। सेम ईयर उसी टाइम पे बिम्स्टेक और सार्क की जो मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। प्रोजेक्ट मौसम क्या है, फॉरेन पॉलिसी में कैसे ये हेल्प कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट की, देन गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी, हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बायलैटरल रिलेशंस में। दो क्वेश्चंस आए हैं 2015 और 2021 में विथ रेफरेंस टू इंडिया अफ्रीका रिलेशन, बट व्हेन यू विल सी हियर मैं आपको एक पूरी थीम दिखा दूंगा अफ्रीका की। अफ्रीका हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो जीएस पेपर 1 में आए जो कि कोलोनियलिज्म में अफ्रीका से क्वेश्चंस पूछा है, ये कोलोनियलिज्म। फिर उसके बाद एंटी कोलोनियल मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा है, इंटरनेशनल रिलेशन। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ध्यान से देखना आप। कोलोनियलिज्म में ये पूछ रहे हैं यूरोपियन डिवीजन ऑफ अफ्रीका। ओके, उसके बाद पूछ रहे हैं रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स इन डीकोलोनाइजेशन। फिर ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भारत जो है वो अपना इकोनॉमिक स्पेस देख रहा है रिसोर्स रिच अफ्रीका में, क्या क्या रिसोर्सेज छुपा है अफ्रीका में। देन आईआर यानी कि इंडिया अफ्रीका रिलेशन में पूछ रहा है कि इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर। फिर पूछ रहा है 2015 में कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन इट्स प्रो एंड कॉन्स। तो तुम ये देखो, ये क्वेश्चन इंडिया का क्या इंटरेस्ट है अफ्रीका में, उसके प्रो और कॉन्स क्या हैं। और ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक स्पेस ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने इस पेपर ये दे रहा होगा 2015 का और इस पेपर की इंडेप्थ एनालिसिस की होगी, ये आंसर उसका लिख दिया होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, हाउ दे आर इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखिए अफ्रीका से क्या पूछ रहे हैं, ये थीम मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। यूरोपियन डिवीजन ऑफ अफ्रीका, डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट, क्योंकि इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है अफ्रीका से। गांधी जी पहले अफ्रीका में ही थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे। सो बहुत ही रेलेवेंट है। कॉलोनियल लेगेसी क्या थी, वहाँ भी कॉलोनियलिज्म था, यहाँ भी कॉलोनियलिज्म था। वहाँ भी लोग फाइट कर रहे थे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, राइट्स के लिए। अफ्रीका में क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इंडिया अफ्रीका का क्या रिलेशन है, नेचुरल ग्रोथ रिसोर्सेज क्या हैं, कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो आपको इंडिया अफ्रीका के रिलेशन से लेकर चलना होगा। ठीक, ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये again grouping involved in immediate extended neighbor. So when we will talk about grouping involved in IR, India China has been very important. Okay, India China with reference to South China Sea के लिए। इंडिया ईस्ट पॉलिसी कई बार पूछ रहा है कि इंडिया की वेस्ट पॉलिसी क्या है, चाइना राइज एंड इम्प्लीकेशंस, एससीओ। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ पूछे या साउथ चाइना सी पूछे या फिर डायरेक्ट चाइना पूछे, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमें करना ही करना है। ठीक है, सो इन शॉर्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। जाते जाते एक ये भी रेलेवेंस देख लीजिए, साउथ चाइना सी का रेलेवेंस ज्योग्राफी में जियोफिजिकल फिनोमेना में आया। फिर 2014 में उसी साल आईआर में क्वेश्चन आया था साउथ चाइना सी से रिलेटेड। फिर 2016 में क्वेश्चन आया है फिर से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग दी साउथ चाइना सी। इसमें पूछ रहे हैं कि लार्जली साइक्लोन जो है कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, ये पूछ रहे हैं। यहाँ ये पूछ रहे हैं साउथ चाइना सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सो यू नो कि व्हाट आर द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं साउथ चाइना सी इज एज्यूम ए जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ इस पेपर को हम कैसे कवर करेंगे, एक तो हम इसका स्टैटिक पढ़ लेंगे जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस का मामला है वो। दूसरा, आप मार्गदर्शन आईएएस के नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं।
किसी भी सोर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप मार्गदर्शन आईएएस के जो पीवाईक्यू नोट्स हैं और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप रेफर करिए, बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो लेक्चर्स या फिर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि करंट ओरिएंटेड ये काफ़ी ज़्यादा है। जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका स्टैटिक पोर्शन भी हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सो पीवाईक्यू की रेपिटेशन से आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ये तो हमारा वही साउथ चाइना सी है जिसको हम चाइनाज 9 डैश लाइन कहते हैं, दैट हैज़ बिन रिवॉल्व। राइट, सो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ऐसी कुछ वीडियोस को पाने के लिए मैंने ऑलरेडी 20 से भी ज़्यादा लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और इससे ऐसे फ्री है, ऐसे की एनालिसिस फ्री है, इसके साथ मिल रही है आपको, जहाँ पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है पीवाईक्यू का, माइक्रो थीम और फुट नोट मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप सारे नोट्स में रिपोर्ट, फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल मेंशन है, मॉडल आंसर आपको मिलेगा। आपको बस यूज़ करना है मेंस पीवाईक्यू ये कूपन कोड और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो चाहे आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की कर रहे हैं या 27 की कर रहे हैं, इस एंगल से अगर आप अपने अप्रोच को नहीं लेकर चलेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगी एंड दिस इज दी प्रोग्राम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा होगा, एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो आपने एंड तक देखा है और यू आर अ रियली रियली सीरियस एस्पिरेंट वांटेड टू क्रैक यूपीएससी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।